हेलो एवरीवन। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं ब्रेसी। आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए और पीसीएस जे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए और सीपीएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ब्रेसी राइटिंग हमेशा एक समस्या रही है। इन बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ से शुरू करें और कैसे ख़त्म करें, इसको कैसे एक प्रभावशाली ब्रेसी लिखें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रेसी राइटिंग है क्या। तो ब्रेसी राइटिंग जो होती है, ब्रेसी एक शॉर्ट वर्जन होता है। इट इज अ शॉर्ट वर्जन। इट इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ अ स्पीच or a written text. It's a short version of a speech or a written text. ये होता है प्रेसी, मतलब किसी टेक्स्ट का या किसी स्पीच का शॉर्ट वर्जन। अब ये कितना शॉर्ट वर्जन होता है? ये होता है 1/3। कितना? 1/3। ये 1/3 वर्जन होता है। मतलब अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं तो इसमें से आपको लगभग 33 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। 100 वर्ड्स में से 33 आउट ऑफ 100। अगर 100 वर्ड्स का पैसेज है तो आपको 33 वर्ड में उसे समेटना होता है। और ये क्या होता है? ये होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसमें। आपको ये 33 अगर 100 हट रहे हैं, अगर ये क्रॉस हो रहे हैं तो इसमें 33 क्या होंगे? ये बेहद इंपॉर्टेंट बातें होंगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट बातें होंगी, उन्हीं को रखा जाएगा, बाकी इसको हटा दिया जाएगा। जैसे कहते हैं सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, वही वाली बात है इसमें। तो वो इंपॉर्टेंट बातें हम निकालें कैसे? जब हम किसी पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये लाइन भी ज़रूरी है, ये लाइन भी ज़रूरी है, ये शब्द भी ज़रूरी हैं, ये शब्द भी ज़रूरी हैं। हम किसको निकालें, किसको ना निकालें? तो ये एक चुनौती बच्चों के सामने होती है। आइए हम उसी पर बात करते हैं कि इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। मैं रवि शुक्ला और ब्रिटिश इंग्लिश स्टडी टॉक्स विद रवि शुक्ला में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना चाहिए। टिप्स आप यहां नोट कर सकते हैं। टिप्स, पहली टिप क्या है? पहली टिप है कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन का यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा he said, या he said to me, और उसने कहा क्या? he said to me, उसने मुझसे क्या कहा? stop making a noise। ये उसने कह दिया। स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, दिख रहा है ना लास्ट में, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। तो अगर आप इसको, ये डायरेक्ट नरेशन में है, अगर आप इसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो देखिए सरल छोटा हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी बातें ही हटाएंगे तो ये प्रेसी में वो 33 शब्द आएंगे। क्या चीजें हटा देंगे आप, तो उन्हीं पर हम लोग चर्चा करें कि क्या क्या हटाएंगे। तो ही आस्क्ड मी not to make a noise। आप इस तरह से इसको
इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आप इस तरह से इसको लिखना चाहिए आपको, यानी डायरेक्ट नरेशन में प्रेसी नहीं होती है, आपको प्रेसी को इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना पड़ता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी पड़ती है वो ये देनी पड़ती है, दूसरा पॉइंट कि आप इसमें थर्ड पर्सन का फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू। आपको हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और ये क्या होगा, ही, शी, इट और दे में से, इनमें से किसी का, आप इनका यूज नहीं करना चाहिए, ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज करना चाहिए और ना सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसको आपको टिक कर लेना चाहिए, ये करना चाहिए आपको। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया था। पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में आपको यह करना चाहिए, थर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान देना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, मान लीजिए डायरेक्ट नरेशन का है, और यहाँ पे इस वाले हिस्से में अगर मान लीजिए पास्ट टेंस यूज हुआ है, इसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है, और यहाँ वाले हिस्से में फ्यूचर का यूज हुआ है, तो आपको इस वाले के अनुसार वर्ब यूज करना चाहिए। अगर यहाँ सिड लिखा हुआ है और यहाँ विल लिखा हुआ है तो आपको चेंज करके वुड कर देना चाहिए। अगर यहाँ कैन लिखा हुआ है तो आपको कुड कर देना चाहिए। मतलब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है ना, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान देना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का ध्यान रखना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये है आपका। चौथा पॉइंट हम लोगों को यह ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी है, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, यहीं तभी कटेगा ये। देखिए एक अब और महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आ रही हैं, कुछ और बेहद महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आ रही हैं, और वो बातें हैं, देखिए वो बात है, चौथी बात है कि एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस को एडवर्ब में बदल देना चाहिए, एडवर्ब में चेंज कर दीजिए, एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस को एडवर्ब में चेंज कर दीजिए। अब ये एडवर्ब में कैसे चेंज करेंगे, ये समझने वाली बात होगी थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए लिखा है कि एट दिस प्लेस, देखिए कितने शब्द इसमें से हटेंगे, एट दिस प्लेस, तो आप इसको लिख सकते हैं हियर। इन दिस मैनर, मान लीजिए कहा जाए कि इन अ ब्यूटीफुल मैनर, इन अ ब्यूटीफुल मैनर को आप लिख सकते हैं, एक वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दैट इज ब्यूटीफुली, एक वर्ड में। 1 2 3 4 वर्ड्स को रिड्यूस करके आपने एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे वर्ड्स हटते हैं। अब देखिए कैसे घटेंगी चीजें, तो ये घट गई। और एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं नाउ में। तो इस तरह से आप एडवर्ब फ्रेजेस को, जो एडवर्ब फ्रेजेस हैं उनको रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हैं,
आप उनको एडवर्ब्स में चेंज कर देंगे तो आपकी प्रेसी आसानी से बनने लगेगी। लेकिन ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि ये शब्द, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे रिड्यूस हो जाते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कोई अच्छी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहीं नहीं समझ में आती है तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अगला पॉइंट देखना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट था, 5वां था ना, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर कहीं आपको दिख रहा है, वर्ड प्लस प्रेपोजिशन, तो आप उसको ऐसे वर्ड, इसकी जगह पे कुछ ऐसे शब्द को रिप्लेस कर दीजिए जो सिर्फ वर्ब रह जाए और वो वर्ब विदाउट प्रेपोजिशन हो जाए, वर्ब विदाउट प्रेपोजिशन आ जाए। मतलब कोशिश आपको ये करनी है कि अगर कोई वर्ब ऐसी है जो अपने साथ प्रेपोजिशन ली हुई है तो आप ये पता लगाइए कि यही इसका दूसरा कोई सिनोनिम ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है जो अपने साथ प्रेपोजिशन को नहीं लेगी। तो आपका कम से कम 1 या 2 शब्द बच जाएंगे, तो वहां भी घट जाएगा। ऐसे ही घटाते घटाते अब 33 पे ले आएंगे, 33 पे आप ऐसे ही ले आ पाएंगे। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं डू डाउन, है ना, मान लीजिए एक वर्ड है डू डाउन, डू डाउन। अब आप कोई ऐसा वर्ड खोजिए जो कम से कम एक प्रेपोजिशन हट जाए, लेकिन उसका मीनिंग भी, डू डाउन का मतलब होता है, देखिए हट जाएगा, क्रिटिसाइज। देखिए 2 से 1 हो गया क्रिटिसाइज। जैसे स्टॉप डूइंग डाउन योरसेल्फ को स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, तो आप देखिए डू डाउन में 2 वर्ड का 1 घट गया। तो आप देखें कि एक वर्ब जो अपने साथ प्रेपोजिशन ली है आपने घटा करके उसको इस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो आपकी प्रेसी कम हो गई। फिर देखिए आप गिव फोर्थ कर सकते हैं, गिव, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। गिव फोर्थ का मतलब होता है इमिट, इमिट मतलब छोड़ना, इमिट, है ना। इमिट का मतलब होता है रिलीज, रिलीज। जैसे मान लीजिए कि आप गुलाब की बगिया के आसपास से, रोज गार्डन से आप गुजर रहे हैं, तो उसका जो फ्रेग्रेंस होगा वो क्या कर रहा होगा, वो बिखर रहा होगा, वो इमिट हो रहा होगा, वो रिलीज हो रहा होगा। उसी के लिए ये वर्ड यूज होता है गिव फोर्थ, कि द रोज गार्डन वाज गिविंग फोर्थ इट्स फ्रेग्रेंस। जो रोज है, जो रोज की गार्डन है, वो अपने फ्रेग्रेंस को बिखेर रही थी, इमिट कर रही थी। तो आपने देखा, फिर आपने गिव फोर्थ यानी 2 वर्ड को रिड्यूस करके आइदर यूज से इमिट और यूज से रिलीज, दोनों में से आप किसी एक का यूज कर सकते हैं, तो आपके फिर वर्ड कम हो गए। और भी आप देख सकते हैं इस तरह से। आप एक बड़ा कॉमन वर्ड है, आप सुनते होंगे ब्रेकअप, ब्रेकअप। यहां भी देखिए 2 वर्ड आया है, ये देखिए ब्रेकअप मतलब एंड, है ना। जैसे राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, द MLA फ्रॉम कुंडा कंस्टिट्यूएंसी, इज गोइंग टू ब्रेक अप द रिलेशनशिप विद हिज वाइफ। एक न्यूज है, ऐसे तैर रही है, क्या सच है क्या नहीं ये तो 2-4 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन यस, ब्रेकिंग अप, ब्रेकअप मतलब एंड। सो दे आर, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू एंड द रिलेशनशिप। तो एंड यहां पे हो गया, यानी 2 को हटा करके आपने घटा दिया, एंड कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं। फिर आप और देख सकते हैं, देखिए कभी कभी पुट अप विद, अब यहां देखिए 3 वर्ड हो गया, पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट, टॉलरेट। अब देखिए 1 2 3 वर्ड्स रिड्यूस करके आपने एक वर्ड में रिड्यूस कर दिया, टॉलरेट। तो टॉलरेट का मतलब हो कि आई कैन नॉट पुट अप विद यू, आई कैन नॉट पुट अप विद योर इडियोसिटी। आप आई कांट पुट अप विद योर इडियोसिटी, stupidity. Idiosity means stupidity. I cannot put up with your, I cannot tolerate your idiosity, your stupidity. तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी
आपने 3 वर्ड को रिड्यूस करके एक में कन्वर्ट किया। आप और भी ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब इनकी कोई लिस्ट नहीं है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड। वोकेबलरी के रूप में 3 ही तो शब्द हैं, वही उन्हीं 3 शब्दों से पूरी डिक्शनरी भरी है। एक और देख लीजिए, जैसे है लुक इनटू, लुक इनटू। अब इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट। एक वर्ड हो गया, 2 से घट करके एक हो गया। जैसे कहें कि द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस। लुकिंग इनटू मीन्स द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द दिस इश्यू। तो अब यहां पे देखिए 2 वर्ड से कन्वर्ट करके आपने एक में कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप समझ जाएंगे आसानी से, हालांकि सुनने में हो सकता है आप ना सुने हो। आप केस, ये 6 पॉइंट है, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन का प्रयोग ना करें। अवॉइड द केस इन अपोजिशन, केस ऑफ अपोजिशन का प्रयोग ना करें, डोंट यूज, प्रयोग ना करें। अब ये केस इन अपोजिशन क्या है ये समझ लेते हैं। केस इन अपोजिशन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा फ्रेज जो किसी नाउन के बाद यूज होता है और उस नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, वो केस इन अपोजिशन अगर आ जाता है, उस किसी नाउन के बाद आप यूज करते हैं, तो ये पता चल जाता है कि हम किस व्यक्ति के बारे में या किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कहें कि राहुल is going to surrender in पटियाला कोर्ट। मान लीजिए पटियाला कोर्ट। ये देखिए सेंटेंस अगर है कि राहुल इज गोइंग टू सरेंडर इन पटियाला कोर्ट, तो सच बात यह है कि आपके दिमाग में यह बात भी आ सकती है कि विच राहुल इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, किस राहुल के बारे में यहां पे बात हो रही है। तो आपका मन हो सकता है राहुल गांधी के बारे में सोचे, हो सकता है कोई राहुल महाजन के बारे में सोचे, हो सकता है कोई और राहुल रवेल के बारे में, फिल्म वाले के बारे में सोचे, हो सकता है उसने कोई कांड कर दिया हो। मतलब आपके मन में कुछ इस तरह की बातें चल सकती हैं कि विच राहुल, कौन सा राहुल, ये पता नहीं है आपको। तो इसलिए केस इन अपोजिशन ला करके इस राहुल को क्लियर कर दिया जाता है कि कौन सा राहुल है। अगर यहां पे हम कह दें, ऐसे कह दें, यहां कॉमा लगाते हैं, राहुल के बाद जो केस इन अपोजिशन आता है, नाउन के तुरंत बाद कॉमा लगेगा और फिर वो कॉमा से अलग भी हो जाएगा। राहुल द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कॉमा लग गया। अब देखिए प्रेसी राइटिंग में इस केस इन अपोजिशन को पूरा का पूरा हटा दिया जाता है, इसको पूरी तरह रिमूव कर दिया जाता है, और आपके 1 2 3 4 5 6 जितने भी बड़ा ये होगा केस इन अपोजिशन होगा उसको आप हटा सकते हैं। अगर ये सेंटेंस ओरिजिनली होता तो ऐसे होता कि राहुल द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गोइंग टू सरेंडर इन पटियाला कोर्ट, तो ये सेंटेंस रिड्यूस होकर के बनता राहुल इज गोइंग टू सरेंडर इन पटियाला कोर्ट। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आप देखिए कि कैसे इस केस इन अपोजिशन को भी हटा करके हम यहां से रिमूव करके हम सेंटेंस को छोटा कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट बातों को, इसका मतलब स्किमिंग, आप जो इंपॉर्टेंट बात है वही रखिए बस प्रेसी में, बाकी तो फिर टेक्स्ट में, स्पीच में वो बड़ा ऑलरेडी हुआ ही है, उस बड़ेपन को ही हटाना है आपको। तो आप इस तरह से भी इसको छोटा कर सकते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है,
आप नंबर 6 या 7 था, जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर, ये नंबर 7 था शायद। आप इसमें से एग्जाम्पल के प्रयोग को हटा सकते हैं, एग्जाम्पल्स को हटा दें, एग्जाम्पल्स को हटा दें, रिमूव द एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल का प्रयोग ना करें अपने प्रेसी राइटिंग में। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के बाद जो भी चीजें आए, ब्ला 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 ब्ला, या एज ब्ला 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 ब्ला, पूरा का पूरा आप हटा दीजिए। कोई बात कही जाती है, ऐसा कहा जाता है ना कि मैं आपको एक बात समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो वो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल एज आए और पूरी की पूरी बात उसमें हो, इतने बड़े, अगर वो 3 लाइन का है तो पूरी की पूरी 3 लाइन हटा दीजिए, 4 लाइन का है तो 4 लाइन हटा दीजिए, वो किसी काम की नहीं है। आपका मूल सेंटेंस यहां से है, जो मूल बात है उसी को रख दीजिए, पूरे एग्जाम्पल को हटा दीजिए। तो एग्जाम्पल को भी हटा दिया जाता है। फिर एक देखिए सेंटेंस, एक बात और, कई बार क्या होता है कि अपनी बात को कहने के लिए एक शब्द के बजाय हम कई और शब्दों का प्रयोग अपनी स्पीच में या अपने रिटन टेक्स्ट में करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें उस पर बल देना होता है, हम उसके प्रभाव को और बड़ा कर देते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस, उसमें से उन वो जो शब्द हैं जो एक दूसरे को एक दूसरे को जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हटा दीजिए। जैसे इन्फ्लुएंस, राजा भैया, इन मुलायम सिंह, इन मुलायम सिंह रिजीम, शासनकाल, was on its height, है ना, on its height। अब यहां पे देखिए कि आपके पास, आपको ये देखिए, ये कई बातें आपने देखा, जितने पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, कितने ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये एक इफेक्टिव प्रेसी राइटिंग के लिए इतनी ज़रूरी है कि अगर आपको ये समझ में आता है तो सच में आप बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं प्रेसी में। मतलब जितना, लगभग पूरा नंबर आप ला सकते हैं अगर इन बातों पर अभ्यास किया जाए। अभ्यास हम आपको कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। आप अगला वीडियो देखिए, हम आपको ज़रूर कराएंगे अभ्यास। अभी और कुछ और बातें, मैं तो आपको एक एक चीज़ पर अभ्यास कराऊंगा, अभी बात करूंगा इस पर, इसको ख़त्म कर लें तब। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो पावर का मतलब होता है क्या, शक्ति, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। यानी मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में राजा भैया का जो प्रभाव था, जो शक्ति थी, तो यहाँ जो शक्ति और प्रभाव है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस एक दूसरे के पूरकता प्रदान करने वाले वर्ड्स को आप रिड्यूस करके 1 पे ले जा सकते हैं। आप आइदर यूज द पावर ऑफ राजा भैया और यू से द इन्फ्लुएंस ऑफ राजा भैया, बोथ आर द सेम। दोनों का कोई मतलब, यहां बस इसको एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, उसको और सुंदर बनाने के लिए ये लिख दिया गया है, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इन दोनों में से कोई एक शब्द भी पर्याप्त था। तो आप ऐसे शब्दों पर भी नजर रखें और उनको रिड्यूस कर दें। देखें, कभी कभी क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पर भी, आप जानते हैं ना, ये ध्यान दीजिए जरा कि इसमें हमेशा प्रेसी में सिंपल सेंटेंस का यूज करना चाहिए। पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये एक सिंपल सेंटेंस है जो यहां से शुरू करके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स अधिकतम, एक सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से होता है, यानी यहां वो सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होगा, यहां कनेक्टर होगा, और फिर यहां सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखें, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये कंपाउंड होता है, जरा देख लीजिए, ये कंपाउंड होता है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और सब्जेक्ट होगा
वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आप कहेंगे ये और ये सेम है, हाँ दोनों सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे और ये होगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। इसको आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेटिंग की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा और सबऑर्डिनेटिंग की वजह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आप हर संभव कोशिश करिए कि आप इसको हटा करके आप सिंपल का यूज करिए। देखिए 2 सेंटेंस रिड्यूस होकर के 1 हो रहा है, तो जब 2 सेंटेंस रिड्यूस होकर के 1 होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेसी आपकी छोटी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वर्ड्स वही 100 में से 33 ऐसे ही तो घटेंगे ना। तो जितने रूल्स होता है अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ऐसा आपको जल्दी मिलेगा नहीं इस तरह से, सच में नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा। बल्कि कुछ रटी रटाई बातें आपको प्रेसी में मिलती हैं। वो ये मिलती हैं कि ये कर लेना, ये कर लेना, अपनी लैंग्वेज में लिखना, ये लिखना, वो लिखना, ओरिजिनल टेक्स्ट रहे, ये सब बातें आएंगी। लेकिन जो हमने जो एक टेक्निक बताई, ये टेक्निक आप यूट्यूब पे ढूंढिएगा, आपको शायद नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, लेकिन शायद मिले, ये आप देख लीजिएगा। तो ये बड़े काम के हैं आपके, आप इसको यूज करिए और इस पर काम करिए। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। ये समझ में आ गया, सिंपल। देखिए एक कॉम्प्लेक्स में 2, कंपाउंड में 2, और ये 2 हट करके जब 1 होगा सिंपल, तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस आपका छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस देखिए, आई वॉज हैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। एक सेंटेंस है देखिए, और अगर इसे सेंटेंस इस तरह बनाएं, आई वॉज हैप्पी टू हियर द न्यूज दैट he succeeded या आप लिख सकते हैं कि that he got success। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो आप यहां देखिए कि 2 सेंटेंस यहां कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, और ये हिस्सा पूरा का पूरा रिड्यूस करके एक हिस्से में आपने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब मैं ऐसे जल्दी में बता दूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है कि एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड होती है, और अगर दूसरी ना बोली जाए, दूसरी क्लॉज ना बोली जाए तो पहले का अर्थ नहीं निकल पाएगा, तो वो होती है कॉम्प्लेक्स। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दोनों समान पदीय होते हैं, दोनों का बराबर होता है, अगर ना भी बोला जाए तो भी अर्थ निकलता रहेगा, तो इसलिए वो दोनों समान स्तर के होते हैं। अब एक और देख लीजिए, ये समझ में आ गया होगा आपको कि यानी सिंपल सेंटेंस को रिड्यूस करके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को रिड्यूस करके आप सिंपल में ले जाइए। एक देखिए कंपाउंड सेंटेंस देख लीजिए, you take rich diet, और या अदरवाइज भी कर सकते हैं, और you will not gain weight। एक वर्ड भी कम होगा तो आपका काम हो रहा है, इसका मतलब अगर एक सेंटेंस में 2 शब्द कम हो रहे हैं तो इसी तरह कम होकर के 33 पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, एक ये सेंटेंस है और ये कंजंक्शन हो गया, यहां एक ये सेंटेंस हुआ है ना। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये कंपाउंड था, कंपाउंड सेंटेंस है, इसको सिंपल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, ये सिंपल अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू यही में से निकालिए, यू मस्ट टेक रिच डाइट। रिच डाइट का मतलब अल्कलाइन फूड से है,
दो तरह के फूड होते हैं, एक एसिडिक फूड होता है और एक अल्कलाइन फूड होता है। तो जब आप एसिडिक फूड लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो भी हो लेकिन आप में वजन बढ़ाता है, और जब आप अल्कलाइन फूड लेते हैं तो उसकी जो भी क्वांटिटी हो लेकिन आपके वजन को घटाता है। तो इनका मतलब रिच डाइट का मतलब है जो प्रोटीन वगैरह से रिच हो, अल्कलाइन हो, तो वो जो है रिच डाइट, यू मस्ट टेक रिच डाइट। अब देखिए यहाँ घट गया, टू रिड्यूस सॉरी टू गेन, तो यहीं पे लिख देते हैं टू गेन वेट। अब आप देखिए ये सेंटेंस छोटा हो गया, यू मस्ट टेक रिच डाइट और यू विल नॉट गेन वेट, यू मस्ट टेक रिच डाइट टू गेन वेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कम से कम 2 शब्द कम हुए। तो इस तरह से आप कर देख सकते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को रिड्यूस करके आप सिंपल में ले जाएंगे, कैसे कंपाउंड सेंटेंस को रिड्यूस करके आप कंपाउंड में ले सिंपल में ले जाएंगे, कंपाउंड को रिड्यूस करके सिंपल में ले जाएंगे। इस तरह से आप जो है अनावश्यक शब्दों को हटा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो प्रेसी में आपको ध्यान रखनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्रेसी लिखते समय। यहीं पर आपका ये क्लास समाप्त होती है। अब हम आपको कल बताएंगे, कल का वीडियो का आप वेट करिए, जब कल लेकर के आएंगे तो उसमें ये बताएंगे कि कैसे हम किसी फ्रेज का हम प्रेसी कैसे बनाएंगे। प्रेसी ऑफ अ फ्रेज, एक मिनट यहां पे लिखते हैं इसको, इस पर हम अभ्यास कराएंगे कल। प्रेसी ऑफ अ फ्रेज, प्रेसी ऑफ अ क्लॉज और प्रेसी ऑफ अ सेंटेंस, यही तो आपको इंतजार था ना, और प्रेसी ऑफ अ पैराग्राफ। ये आप नोट कर लीजिए, ये आप कल के वीडियो में पाएंगे कि आप एक फ्रेज की प्रेसी कैसे बनाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभ्यास करिए। आप क्लॉज की प्रेसी कैसे बनाएंगे, आप करके देखिएगा, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस। आप सेंटेंस की प्रेसी कैसे बनाएंगे, एक पूरे फुल सेंटेंस को जिसमें कम से कम 10-12 वर्ड्स होंगे उसको रिड्यूस करके 4 वर्ड्स में कैसे करेंगे, वी विल सी टुमारो। पैराग्राफ पूरे वही कि मतलब अगर 100 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ है तो उसे रिड्यूस करके 33 वर्ड्स में कैसे ले आएंगे, ये हम लोग कल देखेंगे। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।